हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बुक का लेसन नंबर 6 द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ये लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेसन में रिचर्ड एच एब्राइट नाम के एक नॉर्मल स्टूडेंट की कहानी है जो बाद में अपनी अपने इंटरेस्ट के कारण एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना था। और इसलिए इस लेसन का नाम भी है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का निर्माण। तो इस लेसन को पढ़ते हैं। ही ग्रू अप इन रीडिंग पेंसिल्वेनिया। ये जो रीडिंग नाम का स्थान है, ये पेंसिल्वेनिया स्टेट जो कि यूएसए में है, वहाँ की स्टोरी है कि रिचर्ड एब्राइट जो है उसका पालन पोषण और जो उसका विकास हुआ था वो यूएसए के पेंसिल्वेनिया रीडिंग में हुआ था। और ही कलेक्टेड बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। और बचपन से ही उसका इंटरेस्ट था बटरफ्लाइज, तितलियाँ इकट्ठी करने में, रॉक्स, चट्टानों के पत्थर, फॉसिल, जीवाश्म मतलब जीवों के अवशेष, एंड कॉइन्स और सिक्के। तो ये सब इकट्ठे करने का उसका बचपन से ही इंटरेस्ट था और यही इंटरेस्ट बाद में उसको एक सफल साइंटिस्ट बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। हिज मदर एनकरेज्ड हिम फॉर लर्निंग। जो रिचर्ड एब्राइट था उसे सीखना बहुत पसंद था, केवल पढ़ना नहीं बल्कि सीखना, चीज़ों का अध्ययन करना बहुत पसंद था। इसलिए उसकी माँ ने उसकी इस रुचि को प्रोत्साहित किया, वो उसके अंदर शामिल हो गई उसका हौसला बढ़ाने के लिए। और इसके लिए वो उसे ट्रिप्स पर, यात्राओं पर लेकर जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, उसके लिए दूरबीन खरीदती थी, माइक्रोस्कोप्स और सूक्ष्मदर्शी खरीदती थी, कैमरे खरीदती थी, एंड माउंटिंग मटेरियल्स और पर्वतारोहण के चीज़ें खरीदती थी। तो ये सभी चीज़ें वो उसके लिए खरीदती थी ताकि जिस चीज़ में रिचर्ड का इंटरेस्ट है वो उसको अच्छे से गेन कर सके, अच्छे से उसका अध्ययन कर सके। रिचर्ड फादर डाइड व्हेन ही वाज इन थर्ड ग्रेड। जब रिचर्ड तीसरी कक्षा में था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से रिचर्ड एब्राइट अपनी माँ का एक ही सहारा था और उसकी माँ रिचर्ड के हर एक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए उसका पूरा सहयोग करती थी और उसे प्रोत्साहित करती रहती थी हमेशा ही। He collected 25 species of butterflies when he was in second grade. जब रिचर्ड एब्राइट सेकेंड ग्रेड दूसरी कक्षा में था तो उसने जो तितलियों की सभी 25 प्रजातियां होती थी वो सभी इकट्ठी कर ली थी। एंड इट वॉज परहैप्स द एंड ऑफ हिज कलेक्शन। और रिचर्ड को लगने लगा था कि उसके संग्रह का शायद यही अंत है। उसकी रुचि बटरफ्लाइज को इकट्ठा करने में धीरे धीरे कम होने लगी थी क्योंकि उसको महसूस होने लग गया था कि शायद इस चीज़ के अंदर कोई भी उपलब्धि हासिल वो नहीं कर सकता। तो उसकी रुचि कम होने लगी थी। ए बुक दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। लेकिन उसकी माँ एक दिन उसके लिए एक ऐसी किताब लेकर आई जो उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट बन गई, निर्णायक मोड़ बन गई। उस किताब का नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क जो तितलियां हैं उनकी ट्रैवल, कैसे ट्रैवल करती हैं। तो इस किताब में जो मोनार्क तितलियां थी उनके माइग्रेशन को दिखाया गया था कि किस तरह से वो माइग्रेट करके, किस तरह से वो अपनी जगह को छोड़कर दक्षिणी अमेरिका में आती हैं। तो इन मोनार्क तितलियों की कहानी इस किताब के अंदर बताई गई थी और इस किताब के कारण जो रिचर्ड एब्राइट है उसके जीवन के उद्देश्य या उसके जीवन का अर्थ ही बदल गया। तो इस किताब को पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट थे उनको, एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर अर्क्यूहार्ट जो कि टोरंटो यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी के अध्यापक थे, उन स्टूडेंट्स को जो भी ये किताब पढ़ते थे इस किताब को पढ़ने के बाद उनको एक होमवर्क दिया जाता था कि जो भी तितलियाँ उन स्टूडेंट्स को अपने आसपास मिलें उन सभी को वो टैग लगा दें, मतलब कोई ना कोई चिन्ह उसके ऊपर लगा दें ताकि
जब दोबारा उन तितलियों को पकड़ा जाए तो उनका अध्ययन किया जा सके कि किस तरह से उनका विकास हुआ है। तो ये किताब रिचर्ड एब्राइट ने पढ़ी और इसके कारण उसका जीवन परिवर्तन हो गया। तो अब जो बटरफ्लाइज थी उनके जीवन चक्र को समझने के लिए ही रेज्ड ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज इन बेसमेंट ऑफ हिज हाउस। फ्लॉक होता है झुंड। तो इन तितलियों का विशेष अध्ययन करने के लिए रिचर्ड एब्राइट ने अपने घर के बेसमेंट में, तहखाने में, तितलियों का एक झुंड पैदा किया। मतलब उस झुंड से वो उनके जीवन चक्र का अध्ययन करना चाहता था। उसने मादा बटरफ्लाइज को पकड़ा और उन सभी को अपने घर के बेसमेंट में उसने पालना शुरू कर दिया ताकि वो उनके पूरे लाइफ साइकिल के बारे में अच्छे से अध्ययन कर सके। स्टडीड देयर लाइफ साइकिल, और उनके जीवन चक्र को उन्होंने अध्ययन किया कि किस प्रकार कैटरपिलर होता है, उससे प्यूपा बनता है और फिर अडल्ट बटरफ्लाई बनती है। कैटरपिलर होता है तो कैटरपिलर जो भी इंसेक्ट होते हैं उनकी सबसे पहली जो स्टेज होती है उसको कैटरपिलर बोला जाता है। इसको हिंदी में कैटरपिलर ही बोलते हैं शायद। उसके बाद प्यूपा मतलब कोकून बनता है और फिर एक वयस्क बटरफ्लाई बनती है। तो इस जीवन चक्र का उसने अध्ययन किया। इन 7th ग्रेड ही टुक पार्ट इन ए काउंटी साइंस फेयर। काउंटी होता है अक्षेत्रीय। तो जब वो 7वीं कक्षा में था तो उसने अक्षेत्रीय विज्ञान मेले में विज्ञान मेले में भाग लिया। और इस विज्ञान मेले में उसने क्या प्रयोग किया था? स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज। उसने मेंढक के उत्तकों की स्लाइड बनाई थी और इन स्लाइड्स को उसने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाया था। लेकिन जब उसने इस फेयर में हिस्सा लिया और केवल उसने स्लाइड बनाई तो वो हार गया, वो जीत नहीं सका। जबकि उसने देखा कि जो बाकी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने कुछ वास्तविक कार्य करके दिखाए थे और इस तरह से उसको एक सबक मिला कि अगर वो भी कुछ वास्तविक कार्य करके दिखाएगा तो वो अगले साइंस फेयर में जीत सकता है। तो अगले साल 8th ग्रेड में वो जीत गया। अब की बार उसका विषय क्या था? कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज दैट किल्ड ऑल द मोनार्क कैटरपिलर्स कैरिड बाय बीटल। कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज, इसमें उसने क्या प्रयोग किया था कि ये एक बीमारी का कारण उसने ढूंढा जो लगभग सभी मोनार्क के कैटरपिलर को मार देती है। जो मोनार्क तितलियां जन्म लेती हैं उसकी शुरुआती स्टेज में ही ये बीमारी उन सबको मार देती थी। तो उसका कारण क्या था, इसका पता लगाने की एवराइट ने कोशिश की थी। और ये बीमारी किसके द्वारा आगे बढ़ाई जाती थी? बीटल के द्वारा, गुबरैलों के द्वारा इस बीमारी को फैलाया जाता था। तो उसने क्या किया? उसने गुबरैलों की उपस्थिति में मोनार्क कैटरपिलर को पैदा करना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि बीटल और जो मोनार्क कैटरपिलर हैं उनके बीच में आपस में क्या प्रतिक्रिया होती है जिसके कारण मोनार्क कैटरपिलर मर जाते हैं। तो इस कोशिश के लिए काउंटी फेयर में अब उसको जीत हासिल हो गई। नेक्स्ट ईयर साइंस फेयर प्रोजेक्ट, और अगले साल का जो साइंस फेयर का प्रोजेक्ट था उसमें उसने एक विषय रखा, वाई वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क। कि वायसराय जो बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी क्यों करती हैं, उनके जैसा दिखाई क्यों देना चाहती हैं। और इस कारण के लिए उसे अब 3rd प्राइज़ मिला था। उसने अध्ययन किया कि जो वायसराय बटरफ्लाइज हैं उनका टेस्ट पक्षियों को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए पक्षी वायसराय बटरफ्लाइज को खा जाते हैं। लेकिन मोनार्क बटरफ्लाइज जो हैं उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, इसलिए वो पक्षियों से बची रहती है। इसलिए वायसराय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करती हैं, उनके जैसा दिखने की कोशिश करती हैं। तो इस चीज़ के लिए अब उसे 3rd प्राइज़ मिला था। लेकिन बायोलॉजी जो डिपार्टमेंट था उसमें उसको पहला प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट ईयर, अगले साल, इंसेक्ट हार्मोन। अगले साल जो एब्राइट का विषय था वो था
कीटों के हार्मोन के बारे में। टेल टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन हार्मोन ऑन मोनार्क प्यूपा। उसने अध्ययन किया कि मोनार्क का जो कोकून होता है, प्यूपा होता है, उसकी पंखों पर 12 सुनहरे रंग के स्पॉट्स, धब्बे क्यों होते हैं, और वो फर्स्ट प्राइज अब की बार जीत गया था। तो एब्राइट ने यह अध्ययन किया कि मोनार्क प्यूपा जो होता है उसकी पंखों पे जो 12 छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, वो धब्बे केवल सजावटी नहीं होते, बल्कि उनमें से एक प्रकार का हार्मोन निकलता है जो उस तितली के पूरे डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होता है। तो इस बात के लिए उसको अब की बार फर्स्ट प्राइज प्राप्त हुआ था। ही बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर। और इस प्रकार जो रिचार्ड एब्राइट था उसे कई प्रयोगशालाओं में काम करने का भी मौका मिला। यूएस की जो सेना की लेबोरेटरी में है उसमें भी उसने कार्य किया, और इस तरह से जो रिचार्ड एब्राइट है वो चैम्पियन डिबेटर, वो एक विजेता वाद विवाद करता बन गया था, पब्लिक स्पीकर बन गया था, और ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, और चहुमुखी बाहरी व्यक्ति बन गया था वो। ही डिड नॉट वांट टू विन फॉर सेक ऑफ विनिंग। और कभी भी रिचार्ड एब्राइट ने केवल जीतने के लिए, केवल जीतने की इच्छा से कोई साइंस फेयर में भाग नहीं लिया था, बल्कि वो तो एक रियल वर्क करके दिखाना चाहता था इस फील्ड में। तो ये हमारी स्टोरी है इस लेसन की। तो इन पॉइंट्स के बेस पे हमें इसकी समरी प्रिपेयर करनी है। थैंक यू।